नमस्कार मित्रों, मैं राकेश सर मारवाड़ के इतिहास को आगे की ओर बढ़ाता हूं और आज स्टार्ट करता हूं 1427 से 38 तक मारवाड़ का राजा रहा रणमल राठौर। परंतु मित्रों ध्यान से सुनना, रणमल राठौर के पूर्व राव चूड़ा ने अपने पुत्र राव काना को राजगद्दी पर बिठाया था और राव काना जब राजगद्दी पर बैठा था तो रणमल राठौर नाराज हो गया था, क्योंकि राव चूड़ा ने अपनी सबसे प्रिय रानी थी, राव चूड़ा की जो रानी थी किशोरी देवी, वो किशोरी के पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया था और किशोरी देवी के पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया था राव काना को। और जब राव काना को राजगद्दी पर बिठाया गया तो ये रणमल राठौर नाराज हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि रणमल राठौर जब राजगद्दी इसको नहीं मिलती है तो इसको एक परगना क्षेत्र मिलता है, जोजावर की जागीर, जोजावर की जागीर। परंतु ये जोजावर की जागीर प्राप्त करने के बाद ये संतुष्ट नहीं हो पाता है और ये मारवाड़ छोड़कर हमेशा के लिए कहाँ चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है। और इसके पीछे से ऐसी घटना होती है कि राव काना की हत्या हो जाती है और राव काना के बाद मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो इसके हाथों में आ जाता है, परंतु ये फिर भी मेवाड़ रहता है। और ये क्या करता है, मेवाड़ में रहकर अपनी बहन, इसकी एक बहन होती है, अपनी बहन, इसकी बहन है अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाका के साथ कर देता है। किसके साथ कर देता है? लाका के साथ। उस समय जो मेवाड़ का जो राजा रहता है ये राणा लाका रहता है और राणा लाका से रणमल राठौर अपनी बहन का विवाह, हंसाबाई का विवाह एक शर्त पे करता है और शर्त ये रखता है कि भाई इससे जो संतान पैदा होगी, उस समय लाका की उम्र काफी ज्यादा थी, हंसाबाई की उम्र कम थी, लेकिन फिर भी विवाह हो जाता है और उसमें एक शर्त ये रखी जाती है कि भाई हंसाबाई से, यानी रणमल कहता है कि हंसा, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं मारवाड़ से, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं, मैं आपके पास आया हूं, मैं अपने पिता से असंतुष्ट होकर आया हूं, क्योंकि मेरे को राजा बनाना चाहिए था लेकिन मेरे भाई राव काना को राजा बना दिया, इसलिए मैं अब वहां नहीं रहूंगा। मेरे पिता राव चूड़ा ने मुझे जोजावर की जागीर दी है मारवाड़ में, परंतु मैं संतुष्ट नहीं हूं और मैं आपके पास आया हूं, मेरी बहन सहित मैं आपके पास आया हूं और मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूं और मेरा प्रस्ताव यह है कि मैं मेरी बहन का विवाह आपके साथ करूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जो संतान इससे पैदा होगी, जो संतान इससे उत्पन्न होगी, उस संतान को आप मेवाड़ का राजा बनाओगे। क्या आप ऐसा करोगे? लाखा ने सोचा कि यार हंसाबाई का विवाह मेरे साथ हो रहा है, कर दूंगा, मेरे क्या है, और क्या जाने कैसे, तो ऐसी उम्र में विवाह हो रहा है मेरा, बना दूंगा राजा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रणमल राठौर के ये कहने पर लाका ने यश तो कर लिया, लेकिन लाका भी धर्म संकट में फंस गया। लाका धर्म संकट में इसलिए फंस गया क्योंकि लाका और हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न हुई थी वो हुआ था राणा मोकल। ध्यान से समझना आप, राणा मोकल है ना। ये कमेंट कम करो, पहले ध्यान से समझो मैं कह रहा हूं, है ना। राणा मोकल उत्पन्न हो गया और ऐसा बताया जाता है कि राणा लाका के एक ज्येष्ठ पुत्र था, कमेंट करके बताओ, और वो था राणा चुंडा। कौन था मित्रों? राणा चुंडा। अब राजगद्दी पर तो राणा चुंडा या राणा चूड़ा को बैठना था, लेकिन यहां शर्त के मुताबिक एक संतान पैदा हो गई जिसका नाम क्या है? राणा मोकल है। अब मुझे बताओ राजगद्दी पर कौन बैठेगा? राजगद्दी पे तो राणा मोकल बैठेगा, लेकिन राणा चुंडा को इस राणा मोकल का संरक्षक बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? संरक्षक बनाया जाएगा। ध्यान से समझना बात को, यह बात मेवाड़ के इतिहास में भी आई थी, लेकिन पुनः आपके दिमाग में तरोताजा इस बात को मैं ला देता हूं। संरक्षक बनाया गया राणा चूड़ा को। और ऐसा बताया जाता है कि राणा लाका के समय मेवाड़ बहुत समृद्धिशील था, यहां जावर में चांदी की खान का उदय भी हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि
राणा लाका के समय मेवाड़ बहुत ही समृद्धिशील स्थिति पे आ गया था और खुद की भी समृद्धि हो गई थी। एक छोटी उम्र की लड़की से इसका विवाह हो गया था, है ना, वो भी बुढ़ापे के दिनों में। और बुढ़ापे के दिनों में कौन मना करेगा भाई, राजा किसी को बनाए, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। आप लोगों को बता दें कि रणमल राठौर राव चूड़ा का ज्येष्ठ पुत्र था। मैं बार बार कह रहा हूं, राव चूड़ा का ज्येष्ठ पुत्र था। ये अपने पिता से नाराज होकर मेवाड़ आ गया था और मेवाड़ के राणा लाखा से इन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया था। अब कंडीशन ऐसी आई कि ऐसा बताया जाता है, इतिहासकार बोलते हैं कि राणा मोकल लगभग 12 वर्ष का था, लगभग, कोई फिक्स नहीं है, 12 वर्ष का था। तो लाखा मर गए थे। अब जब लाखा मर गए थे तो इनका संरक्षक राणा चूड़ा को बना दिया गया। लेकिन राणा चूड़ा के साथ बुरा व्यवहार हुआ और बुरा व्यवहार इन हंसाबाई ने किया और हंसाबाई ने बुरा व्यवहार किया। ये सौतेली मां लगती थी इसकी। हालांकि हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव पहले राणा चूड़ा के साथ फिक्स हुआ था, लेकिन इससे विवाह नहीं हुआ। तो राणा चूड़ा यहां से मेवाड़ छोड़कर हमेशा के लिए मांडू चला गया था। वहां के शासक होशंग शाह के पास, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, होशंग शाह के पास चला गया था और अपने भाई, एक अपना राणा चूड़ा का एक भाई था, उसको छोड़ गया था कि तू अपने भाई का ध्यान रखना मोकल का, और उस भाई का नाम है राघव देव को छोड़ गया था मेवाड़ की जिम्मेदारी के लिए कि मैं जा रहा हूं, तू ध्यान रखना। जैसे ही उसके राणा चूड़ा के जाने की बात आई, तो राणा चूड़ा के जैसे ही जाने की बात आई तो हंसाबाई ने अपने पीछे से किसको बुला लिया, अपने पीछे से बुला लिया रणमल राठौड़ को, और रणमल राठौड़ से कहा कि तू आजा और संरक्षक बन जा। ऐसी स्थिति आ चुकी है कि मेवाड़ का राजा राणा मोकल है और राणा मोकल का जो संरक्षक सर्वे बन गया, संरक्षक रणमल राठौर बना। हालांकि मैं आपको बता दूं, रणमल राठौर जब मारवाड़ छोड़कर आया था तो लाखा ने इसको एक जागीर दी थी, ध्यान रखना है, एक जागीर दी थी मेवाड़ में, इसको जागीर दी थी रणमल राठौर को भी, तो इसमें अपना पालन पोषण कर सकता है। और जागीर का नाम है धनला की जागीर दी थी। आप लोग ध्यान से सुनो, कमेंट पर अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आप कमेंट मत करो। जागीर दी, धनला की जागीर, लेकिन आज उसके सामने ऐसी स्थिति आ चुकी है कि वो मेवाड़ का सर्वा बन गया लाखा की मृत्यु के बाद, क्योंकि राणा चूड़ा तो यहां से चला ही गया था और इसने ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ बिठा दिए थे। पदों पर कौन बिठा दिए थे? राठौड़ बिठा दिए थे। और एक दिन ऐसी कंडीशन आई कि रणमल राठौड़ ने राघव देव, ध्यान से सुनना, रणमल मारवाड़ का है, इसके बुरे दिन आ रहे हैं। रणमल राठौड़ ने सिसोदिया सरदार राघव देव की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? राघव देव की हत्या कर दी। इससे सिसोदियों में इसके प्रति रोष उत्पन्न हो गया। अब इसके प्रति रोष उत्पन्न हो गया, ध्यान से सुनना, इसके प्रति जब रोष उत्पन्न हो गया तो राणा चुंडा को वापस आना पड़ा और राणा चुंडा वापस आया और राणा चुंडा या राणा चूड़ा ने गेम खेला। क्या गेम खेला मैं आपको बताता हूं। सभी रणमल से नाराज हो चुके थे और एक गेम खेला। देखो, रणमल राठौर की दासी थी एक, रणमल राठौर की दासी, और रणमल राठौर की दासी का नाम था भारमली, दासी भारमली। ये भारमली हंसाबाई के विवाह के समय, हंसाबाई के विवाह के समय हंसाबाई के साथ मेवाड़ में थी
जिससे प्रेम करता था रणमल राठौर, उसी के साथ मिलकर मेवाड़ के सभी व्यक्तियों ने कोशिश करी। भारमली ने इसको क्या दे दिया, जहर दे दिया और रणमल राठौर का क्या हो गया, देहांत हो गया। अब रणमल राठौर का जब देहांत हो गया तो ऐसा बताया जाता है कि इसका देहांत 1438 में हुआ था। जब इसका देहांत हो जाता है तो इसके रणमल राठौर के साथ इसका बेटा वहीं मौजूद रहता है जिसका नाम था राव जोधा। क्या नाम था, राव जोधा। अब क्या होता है कि राव जोधा के सामने एक समस्या फंस जाती है। क्या फंस जाती है तो मैं आपको बताता हूं, देखना। एक कहावत है, ध्यान से समझना, चूंडा या चूड़ा, वही राणा चूड़ा आ चुका है वापिस, मेवाड़ में आ चुका वापिस, बिल्कुल आ चुका मेवाड़ में वापिस, बिल्कुल मेवाड़ में आ चुका है। चूंडा, चूड़ा, अजमल, आबिया। ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक दोहा है प्रसिद्ध, चूंडा या चूड़ा, अजमल, आबिया, मांडू, हुदक, आग। मांडू, भाई ये उस समय मांडू था, इसको पता चल गया है ना, मांडू, हुदक, आग। यानी मांडू तक इस बात की आग फैल गई थी जब इसने राघव देव को मारा था। किसने मारा था राघव देव को, रणमल ने। जोधा रणमल मारियो, जोधा रणमल, जोधा रणमल मारियो, मतलब जोधा रणमल मारियो, भाग सके तो भाग, भाग सके तो भाग, मतलब ये एक दोहा है, भाग सके तो भाग, एक कहावत है। इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि रणमल राठौड़ ने जब राघव देव की हत्या कर दी थी तो चुंडा उस समय मांडू में था और मांडू तक इस बात की आग फैल गई थी कि सिसोदियाओं पर बड़ा कहर बरसाया जा रहा है। तो ये वहां से आ जाता है और राणा चुंडा वहां से आने के बाद रणमल राठौड़ की भारमली के साथ मिलकर हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद जोधा रणमल मारियो, भाग सके तो भाग, अगर तुझे जितना भी भागना है भाग ले, तेरा बाप मर चुका है और ये राणा चुंडा तुझे भी मार देगा। मित्रों ध्यान पूर्वक सुनना मेरी बात आप, और ध्यान पूर्वक सुनोगे तो बहुत ही फायदे में रहोगे आप लोग। और ये वहां से भागेगा, अब कौन भागेगा, ये वहां से भागेगा राव जोधा। अब मुझे कमेंट करके एक चीज बता दीजिए आप, राव जोधा तब वहां से भागा था तो ये कहां आकर छिपाता, इस बात को मुझे बता दो आप लोग, कहां आकर छिपाता। राव जोधा मेवाड़ छोड़कर आ रहा है और मेवाड़ छोड़कर आ रहा है तो आप मुझे बताओ ये कहां छुपाता। मैं 50 सेकंड रुक रहा हूं, आपको ध्यान से बताना है कि राव जोधा मारवाड़ से भागकर किस जगह छिपाता, ये कमेंट करके आप मुझे बता दो। ये वहां से भागकर 20 किलो, मारवाड़ से 20 किलोमीटर दूर एक स्थान है कोहनी, और कोहनी नामक स्थान पड़ता है बीकानेर में, वहां आकर ये छिप गया था 1438 के बाद। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि रणमल राठौड़ मर चुका है और रणमल राठौड़ की पत्नी थी, रणमल राठौड़ की पत्नी थी कोड़मदे। कौन थी, कोड़मदे। और कोड़मदे ने कोड़मदेसर, और कोड़मदेसर कहाँ पड़ता है बच्चों, कोड़मदेसर बीकानेर पड़ता है। कोड़मदेसर में कोड़मदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया था, कोड़मदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी मानी जाती है, राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी मानी जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि कोड़मदेसर बावड़ी राज्य की सबसे प्राचीन बावड़ी है। ऐसी स्थिति आ जाती है, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है
इसको भगना पड़ता है वहां से अपनी जान बचाकर। किसको भगना पड़ता है? राव जोधा को। और राव जोधा यहां से भाग गया। मैं आपको बता दूं कि मारवाड़ प्लस मेवाड़ दोनों की सत्ता पहले तो किसके हाथों में थी? पहले तो रणमल राठौर के हाथों में थी। रणमल राठौड़ के हाथों में थी। किसके हाथों में थी बच्चों? रणमल राठौड़ के हाथों में थी। लेकिन रणमल राठौड़ की मृत्यु के बाद ये ये जो सत्ता है, ये सत्ता राणा चूड़ा जो मोकल का भाई था, या राणा चुंडा, कुछ भी बोलो, वो राव है बच्चों। अगर मेरे मुंह से गलत भी निकल जाए तो वो राव चूड़ा था। ये राणा चूड़ा ये मेवाड़ का था, वो मारवाड़ का था। राणा चूड़ा या राणा चुंडा के हाथों में, यानी कि मारवाड़ भी आ चुका और मेवाड़ भी आ चुका। और राजगद्दी पर कौन बैठा है? राणा मोकल बैठा है। कौन बैठा है? राणा मोकल। और राणा चूड़ा ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया बच्चों। और मारवाड़ पर इनके हाथों से मारवाड़ भी निकल गया। और मारवाड़ पर अधिकार करने के बाद, ध्यान से सुनना, अजमल ये राणा चुंडा का बेटा था। राणा चुंडा का बेटा अजमल आबिया, ध्यान सुनना, अजमल, कमेंट पे ध्यान मत दो कुछ समय के लिए। रणमल, आबिया, माडू, ध्यान सुनना, माडू, इसके हाँ मैं यूं कह रहा हूं कि सॉरी, ये तो मैंने इसके पुत्र थे। हाँ मैं वापस पुनः रिपीट कर रहा हूं भाई। राणा चूड़ा या राणा चुंडा ने कहां पर अधिकार कर लिया था? राणा चुंडा ने अधिकार कर लिया था मारवाड़ पर। कहां पर अधिकार कर लिया था? मारवाड़ पर। और इसने मारवाड़ पर अधिकार करने के बाद ये मारवाड़ अपने पुत्रों को सौंपा था। तो मैं लिख रहा हूं, राणा चुंडा के पुत्र, राणा चूड़ा ने मारवाड़, कुंतल, ये पुत्र थे भाई। वो तो भाग ही गया, वो तो बीकानेर में जाके छिप रहा है। तो इसने अपने पुत्रों को कार्यभार सौंपा था, है ना। उसमें थे कुंतल, मांझा, सुवा, कुंतल, मांझा, सुवा। ध्यान समझना, आप रणमल राठौर पढ़ रहे हो। रणमल राठौर में कैसी स्थिति आ चुकी है ना। झाला विक्रमादित्य, झाला विक्रमादित्य, कुछ सरदार भी थे यहाँ, हिंगलू, आहाड़ा, इन सबको इसने मारवाड़ सौंपा। और कुछ सरदार थे, कुछ इसके पुत्र थे। मारवाड़ सौंपकर ये तो कहां चला गया था? राणा चुंडा मेवाड़ चला गया था। और मेवाड़ जब चला गया था तो यहां मारवाड़ भी इनके हाथों में आ गया था। अब इसके बाद की मैं बात कर रहा हूं कि रणमल राठौर के काल में वो स्वयं मेवाड़ का सर्वे सर्वा बन गया था। परंतु राव चूड़ा के पुत्र रणमल राठौर को मेवाड़ में मार दिया गया। और मारने के बाद यानी कि राणा चूड़ा या राणा चुंडा ने मारवाड़ पर भी अधिकार कर लिया था। आगे की ओर मैं चलता हूं। और अब यहां से तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये राणा चूड़ा की बात हो गई और ये इसकी भी बात हो गई, रणमल राठौर की। अब इसके बाद देखना, आप लोग सभी व्यक्ति ध्यान से देखोगे और सभी प्यारे बच्चे इस बात को सोचना कि अब कंडीशन ऐसी फंस चुकी है कि मारवाड़ के इतिहास में 1438 से और नेवासी तक, 1438 से नेवासी तक मारवाड़ की राजगद्दी पर राजा रहा राव जोधा। तो देखो, राव जोधा के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि राव जोधा कौन था। तो राव जोधा के पिता तो थे रणमल, और रणमल ने ऐसा गेम खेला
कि इनके हाथों से सब कुछ चला गया और माता का नाम था, इनकी माता, किनकी माता, राव जोधा की माता का नाम था कोड़मदे। क्या नाम था? कोड़मदे। ध्यान से सुनना बच्चों। अब राव जोधा जिस कंडीशन में राजा बनेगा, ना तो इसके हाथ में मारवाड़ है और ना इसके हाथ में मेवाड़ का कुछ हिस्सा है, यानी कि इसके पिताजी के कारण इसके हाथों में कुछ भी नहीं रहा। अब ये क्या करेगा? तो ध्यान से सुनना, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि इसके समय चूड़ा ने प्रशासन कुंतल, माजा, सूबा, हिंगलू और आहाड़ा को दे दिया था और राव जोधा मारवाड़ से भागकर 20 किलोमीटर दूर कोहनी गांव में हैं। अभी राव जोधा कहाँ हैं? ध्यान से सुनना, राव जोधा अभी कोहनी गांव में हैं और कोहनी गांव कहाँ है? बीकानेर में। अब यार इसके भी मन में विचार आया, भाई राजा तो यार ये भी बनेगा, तो इसके मन में विचार आया कि यार अपने पास तो कुछ भी नहीं है, अब अपन क्या करें? तो ध्यान से सुनना, इसने हड़बू सांकला, ध्यान सुनना, लोक देवता हड़बू जी, हड़बू सांकला के प्रयासों से 1453 के आसपास मंडोर पर अधिकार कर लिया, मंडोर पर अधिकार। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसने मंडोर पे अधिकार तो कर लिया, परंतु मंडोर में ये तभी सुरक्षित रह सकता था जब आसपास के एरिया पर भी इसका अधिकार होता, और आसपास के एरिया पर जब इसका अधिकार होता तो आसपास का जो एरिया था वो आसपास का एरिया भी इसने जीत लिया था। किसने जीत लिया था? इस राव चूड़ा और राणा चूड़ा दोनों अलग अलग है। राणा चूड़ा मेवाड़ का है, राव चूड़ा मंडोर या मारवाड़ का है। राव चूड़ा के बाद काना बेटा, काना के बाद रणमल बेटा, और रणमल के काल में मारवाड़ इनके हाथों से निकल चुका। ये उस मारवाड़ को पुनः हासिल करेगा। तो मंडोर पर अधिकार कर लिया और मंडोर के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे ये सब वापस जीत लिए थे। किसने जीत लिए थे? ये सब जीत लिए थे। किसने बच्चों? ये सब किसके हाथों में आ गए थे? आप ध्यान से सुनना, ये सब क्षेत्र जो डिडवाना है, सांबर है ना, उसके आसपास के जो मारवाड़ वाला बीकानेर वाला एरिया है ना, ये सब धीरे धीरे करके राव जोधा ने इन क्षेत्रों को जीत लिया था। अब राव जोधा ने जब इन क्षेत्रों को जीत लिया तो राव जोधा की मदद मैंने आपको बताई है कि राव जोधा की मदद हड़बू सांकला ने की, जो कि लोक देवता हड़बू जी के नाम से इतिहास में जाने गए। आप लोग कमेंट पे कम ध्यान करो और पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो आप, क्योंकि आप जब सुनोगे तब जाके ही आपको पता चलेगा कि वास्तविक रूप से राव जोधा ने आखिरकार वो यूं ही नहीं बन गया राजा, आखिरकार उसको ऐसा क्या क्या करना पड़ा और क्या क्या उसको चुकाना पड़ा, ये चीज आपको ध्यान से सुनना है। देखना बच्चों, तो मैं आपसे कह रहा था, मेरी बात सुनना, मैं आपसे ये कह रहा था मैं आपसे कह रहा था, वापस लिख देता हूं मैं, है ना, ये टेक्निकल चीजें हैं, देखो है ना। तो 1438 से और 89 तक ये राव जोधा, मैं राव जोधा को आपको पढ़ा रहा हूं, राव जोधा। तो ये हड़बू सांकला के प्रयास से इन्होंने यानी कि मंडोर पर अधिकार कर लिया। अब आप कहोगे साहब जब इसने मंडोर पे अधिकार किया तो आप यूं बताइए हमें सर कि कुंभा ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय मेवाड़ का राजा कुंभा बन चुका था, जो कि राणा चुंडा का भतीजा था। वो कुंभा राजगद्दी पर बैठ चुका था। तो आप कहोगे सर कुंभा ने अधिकार क्यों नहीं किया? तो देखो कुंभा उस समय व्यस्त था, क्योंकि कुंभा उस समय जब इसने 1453 में मंडोर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किया तो उस समय कुंभा व्यस्त था।
आप कहोगे सर कहां व्यस्त था कुंभा, तो कुंभा उस समय व्यस्त था, कुंभा गुजरात व मालवा अभियानों में व्यस्त था और उसने इतना ध्यान भी नहीं दिया। और फिर राव जोधा ने सोचा, और राव जोधा को हमेशा डर बन रहा था कि यार कुंभा कभी भी आक्रमण कर सकता है। ये कुंभा राणा मोकल का बेटा था मित्रों। किसका बेटा था? राणा मोकल का बेटा था ये। और कुंभा को सारी कंडीशन याद थी, रणमल राठौड़ ने जब क्या क्या किया था वहां सारी हर चीज याद थी उसको, इसलिए वो इसे रणमल राठौड़ के साथ साथ राव जोधा को भी सजा देना चाहता था। तो देखो अभियानों में व्यस्त था और इसी दौरान राव जोधा ने एक दिमाग लगाया और राव जोधा ने अपनी बुआजी को बुलाया और इसकी बुआजी का नाम था हंसाबाई। तो हंसाबाई के प्रयास से, क्योंकि उसको डर था कि ये कुंभा आ सकता है, लेकिन कुंभा गुजरात और मालवा के अभियानों में व्यस्त था, हंसाबाई के प्रयासों से, ध्यान से समझना मित्रों, हंसाबाई के प्रयासों से 1453 में आवल बावल की संधि हुई। आवल बावल की संधि, हंसाबाई ने दोनों की लड़ाई खत्म करी। मारवाड़ की तरफ से आक्रमण, मेवाड़ की तरफ से आक्रमण, ये दोनों को आयाम दिया। प्रयास 1400 में आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि हुई और आवल बावल की संधि मुख्य स्थान, जहां से मुख्य स्थान सोजत पाली को बनाया, सोजत पाली को बनाया। बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि मुख्य स्थान सोजत पाली, और इसी दिन मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ, मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण, और इसमें अहम योगदान निभाया था सीमाओं का निर्धारण। अहम योगदान निभाया था किसने? अहम योगदान निभाया था हंसाबाई ने। और राव जोधा के मन में यह था कि यार ये कुंभा कुछ भी कर सकता है वापिस, तो राव जोधा ने महाराणा कुंभा से अच्छा रिश्ता कायम करने के लिए राव जोधा ने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री थी राव जोधा की अपनी पुत्री श्रृंगार देवी, क्या नाम था उसका? श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र कुंभा के पुत्र रायमल से किया। किससे किया? रायमल से किया, रायमल से किया। अब आपको बता दें कि कुंभा को मंडोर पर अधिकार करने में 15 वर्ष लगे थे मित्रों। 15 वर्षों के प्रयासों के बाद इसने मंडोर पर अधिकार किया, और 15 वर्षों के प्रयास के बाद हंसाबाई के प्रयासों से 1453 में आवल बावल की संधि हुई थी, जिसे मारवाड़ मेवाड़ की सीमाओं के निर्धारण के नाम से जाना जाता है। और मुख्य स्थान सोजत पाली को बनाया कि भाई इधर तो मेवाड़ है और इधर कौन है? इधर मारवाड़ है। बच्चों कुंभा के मन में, आप सोच रहे हो कुंभा के मन में क्यों नहीं आया कि पुनः मारवाड़ पर अधिकार करूं? तो देखो कुंभा ने इतनी दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि कुंभा उस समय गुजरात और मालवा के अभियानों में व्यस्त था। इधर राव जोधा सोच रहा था कि कुंभा कभी भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए राव जोधा ने हंसाबाई, ये बुआजी लगती थी और कुंभा की दादी लगती थी, उनके प्रयास से आवल बावल की संधि करवा ली, और राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया, और इनके मध्य क्या होगी? रिश्तेदारी होगी। अच्छा, आप कहोगे सर ये विवाह हुआ, इस बात का क्या प्रमाण है? आप क्या विवाह में मौजूद थे क्या? नहीं भाई, इसकी जानकारी मुझे मिलती है। आप कहोगे सर हमें तो मिलती ही नहीं है, तो आपने कभी ली नहीं जानकारी। इनकी जानकारी मिलती है गोसुंडी बावड़ी है चित्तौड़गढ़ में, गोसुंडी बावड़ी के शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है
कि भाई राव जोधा ने अपनी पुत्री संगरार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। आगे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, और आगे की ओर चलते हैं तो ध्यान समझना, ये चल रहा आपके राव जोधा। राव जोधा ध्यान से समझना, राव जोधा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब राव जोधा का हो गया मारवाड़ पर अधिकार, और राव जोधा का मारवाड़ पर अधिकार होने के बाद राव जोधा क्या करता है बच्चों, ध्यान से सुनना। 1459 में चिड़िया टूक की पहाड़ी, क्योंकि यहां ये अपने आप को महफूज या सुरक्षित महसूस करेगा, चिड़िया टूक की पहाड़ी, टूक की पहाड़ी 1459 में चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया। मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया। बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे राइटर कहते हैं करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता ने नींव रखी थी, नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, करणी माता ने नींव रखी। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में राजा राम मेघवाल लिखा वो सर जगह राजा राम कड़ेला यहाँ भक्ति किया करते थे। ये राजा राम कड़ेला और राजिया सुल्तान, वो दिल्ली की रजिया सुल्तान नहीं है भैया, वो राजिया सुल्तान सेनापति था। इनको जिंदा दफनाया गया था, इनको जिंदा चुनवाया था, याद रखना, चुनवाया। ये मेहरानगढ़ जो दुर्ग था, इस मेहरानगढ़ दुर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है मिहिर और एक है ग्रह, और इससे बनाता मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम भी बता देता हूं मैं आपको। उपनाम, मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम बच्चों, उपनाम। चलो कमेंट करके, अब मैं कह रहा हूं, अब कमेंट करके बताओ इसके उपनाम, क्योंकि आप बीच बीच में कमेंट मत किया करो, है ना। मुझे सबसे अधिक चिंता है कि आप लोग सीखो, है ना। कमेंट आप बार बार करोगे, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। हौसला बढ़ाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब पूछा जाए तब कमेंट करके बताओ उपनाम। मयूरध्वज, ठीक है। चिंतामणि, ठीक है। और बताइए। सूर्यगढ़, ठीक है। सूर्यगढ़, सूर्यगढ़, चिंतामणि। कागमुखीगढ़, कागमुखीगढ़, कागमुखीगढ़। कौन सा गढ़ पढ़ रहे हो? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आप लोग लिख रहे हो। और मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बसाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग कुंभा ने बसाया था, सॉरी जोधा ने बसाया था। किसने बसाया था? जोधा ने बसाया था। अच्छा, एक इतिहासकार है, वो एक बात बोलते हैं, मुझे ध्यान आ गया, उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग या किपलिंग। वो कहते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग परियों व फरिश्ताओं ने बनाया है, परियों व फरिश्ताओं ने बनाया है। ऐसे दुर्ग की कल्पना हम नहीं कर सकते, या तो ये दुर्ग परियों ने बनाया है या ये फरिश्ताओं ने बनाया है, क्योंकि ये दुर्ग इतना सुंदर है, ये दुर्ग इतना मजबूत है, ये दुर्ग ऐसा दुर्ग है कि यहाँ कोई
इंसान आक्रमण करेगा तो भी इसको जीत नहीं पाएगा। अरे कर्नल जेम्स टोड ने तो यहां तक कहा था कि कर्नल जेम्स टोड का कहना था कि अगर राव जोधा के वंशज चाहते तो खिड़कियों से बैठकर ही युद्ध कर लेते, और ये दुर्ग इतना मजबूत दुर्ग है कि इसे कोई जीत नहीं सकता था। कर्नल जेम्स टोड का ये कहना था, और रुडयार्ड किपलिंग का कहना था कि ये दुर्ग परियों फरिश्ताओं से निर्मित है। आप पढ़ रहे हो मित्रों राव जोधा, ध्यान से सुनना। 1438 से और 89 राव जोधा। अब राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग बसा लिया। राव जोधा शासन करने लग गया। राव जोधा को सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक, ध्यान समझना, वास्तविक संस्थापक, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि राजा भूमि के बड़े बड़े भूखंड अपने मुख्य सरदारों को दे देता है, और उन भूखंडों में जो इनकम होती है वहाँ पर रहकर जो वो सरदार है वो सरदार सेना पालता है, और जब राजा को सेना की जरूरत होती है तो वो सेना लेकर आता है। इसे बोलते हैं सामंत। वो राजा के क्या होते हैं? सामंत होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। राव जोधा आप पढ़ रहे हो, और राव जोधा के बारे में बता दूं कि राव जोधा ने राठौड़ वंश की कुलदेवी, राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है बच्चों? राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता। कौन है? नागणेची माता का मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में बनवाया था। मेहरानगढ़ जोधपुर में बनवाया था। और राव जोधा ने ही आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया था। चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की पहाड़ी तलहटी में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। आप मुझे बताइए, चामुंडा माता के यहाँ एक घटना घटी थी, उस घटना के बारे में मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं मानूंगा आप लोगों ने मुझे गुरु दक्षिणा दे दी है। नवरात्रों के समय की बात है। 30 सितंबर 2008 में चामुंडा माता के यहाँ भगदड़ मच गई थी। भगदड़, अफवाह फैलाई थी, बम की भगदड़ मच गई थी। और भगदड़ जब मची थी तो इसमें बहुत लोग मारे गए, 200 से अधिक लोग मारे गए थे। और इस भगदड़ की जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था, और जसराज चोपड़ा कमेटी के आधार पर ही बताया गया था कि भाई इस घटना में कितने व्यक्ति मारे गए थे और कितने नहीं मारे गए थे। आपको ये ध्यान रखना है। और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और कर्नल जेम्स टोड इसे मारवाड़ का प्रथम पराक्रमी राजा बताते हैं। प्रथम पराक्रमी राजा, कि ये मारवाड़ का प्रथम पराक्रमी राजा था। कौन? राव जोधा। अब मुझे बताइए, आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे हो, मुझे एक चीज बता दीजिए आप कि राव जोधा के पुत्र कौन कौन थे? क्योंकि राव जोधा के पुत्रों में आगे चलकर थोड़ी जंग छिड़ेगी। राव जोधा के कितने पुत्र थे? 1 2 3 4 5। आप मुझे 5 पुत्रों के नाम बता दीजिए। राव जोधा के 5 पुत्र कौन कौन से थे? बताओ। देखो, नंबर 1 था सातलदेव। सातलदेव। नंबर 2 था सुजा। नंबर 3 था वीर सिंह। नंबर 4 था राव बीका। और नंबर 5वां था बीदा। बीदा, ये राव जोधा के पुत्र थे। और राव जोधा की मृत्यु 1489 ईस्वी में
हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद मैं आगे की ओर चलता हूँ और आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। देखो ये जब मरा तो 1489 से और 92 1489 से 92 तक 1489 से 92 तक यानी कि एक पुत्र राजगद्दी पर बैठा था जिसका नाम था राव सातल देव। अब जब राव सातल देव जैसे ही राजगद्दी पर बैठा था ना तो इस समय एक गड़बड़ हो गई थी, और गड़बड़ ये हो गई थी कि राव बिका नाराज हो गया था और राव बिका मारवाड़ छोड़कर हमेशा के लिए जांगल प्रदेश में चला गया था और जहां जाके वो राठौड़ों की नई सत्ता स्थापित करेगा। अच्छा, राव सातल देव जब राजगद्दी पर बैठा तो राव सातल देव जब राजगद्दी पर बैठता है तो ध्यान से सुनना है। कमेंट बंद कर दो आप, ये बस कमेंट थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। आप लोग देखोगे यहाँ कि बहुत ही बढ़िया जो राजा है उसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, और उसके बारे में आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, राव सातल देव राव जोधा का पुत्र था। राव जोधा का पुत्र था। राव सातल देव राव जोधा का पुत्र था और इनकी जो माँ का नाम था, इनकी माँ का नाम था, इनकी माँ जसमादे थी। जसमादे कौन थी बच्चों? जसमादे। ध्यान से सुनना और ध्यान से विचार करना आप लोग, है ना। जसमादे। राव सातल देव के काल में मुस्लिम अजमेर में मुस्लिम सत्ता का अधिकार था। अजमेर में मुस्लिम शासक था घुड़लेखा। यहां एक रिजल्ट निकल के आएगा, बहुत बड़ा ध्यान रखना। और घुड़लेखा का सेनापति था मल्लूखा। सेनापति मल्लूखा। क्या हुआ? राव सातल देव के काल में घटना घटी, और राव सातल देव के काल में घटना क्या घटी कि मैं आपको बताता हूं कि पिपाड़ नामक स्थान नागौर, मारवाड़ पड़ता पिपाड़ नामक स्थान। बोलो यहां क्या घटना घटी, यहां क्या हुआ ऐसा? यहां ऐसा क्या हुआ कि ये राव सातल देव का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध रूप में आ गया, और इतना प्रसिद्ध रूप में आ गया कि पूछो मत आप। ऐसा क्या हो गया यहाँ, ऐसा क्या हुआ था यहाँ कि राव सातल देव का इतिहास, और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, पिपाड़ नामक स्थान पर एक मारवाड़ की कहाँ की? मारवाड़ की 140 कुंवारी लड़कियां 140 कुंवारी लड़कियां गणगौर का त्योहार मना रही थी। गणगौर का त्योहार, हाँ कुंवारी थी भाई, त्योहार मना रही थी। अब गणगौर का त्योहार मना रही थी तो आपको पता है कि राजस्थान की आकृति में जब आप देखोगे तो अजमेर नागौर की सीमा एक दूसरे को टच करती है, और आप इस चीज़ को जानते हो कि वहाँ घूमता वहाँ मल्लूखा गुजर रहा था। अब मल्लूखा गुजर रहा था तो गुजरने दो, उसका मतलब है। लेकिन एक घटना और ऐसी घटी थी कि राव सातल देव का जो भाई था ना, अभी लिखा था आपने वीर सिंह, इस वीर सिंह को एक बार घुड़लेखा ने अजमेर धोखे से बुलाकर बंदी बना लिया था, और बंदी बना लिया था तो ये सातल देव उसको छुड़ा के लाया था, और सातल देव उसको छुड़ा के लाया था तो घुड़लेखा ने कहा था कि मैं तुझे कभी सबक सिखाऊंगा,
और मल्लू खां ने भी ये किया था कि हम तुझे कभी सबक सिखाएं, क्योंकि वीर सिंह को राव सातल देव भरी प्रजा के सामने अजमेर से छुड़ा लाया था, क्योंकि इसने धोखा किया था घुड़दे खां ने। उस धोखे का परिणाम था, छुड़ा के ले आया था, चाहे कुछ भी हो। तो 140 कुंवारी लड़कियां गणगौर का त्योहार मना रही थी, तो इस मल्लू खां की नजर पड़ी इन पर। नजर के सामने तो नजर पड़ी, तो इन 140 कुंवारी लड़कियों को बंदी बना लिया और बंदी बना के ले गया भाई साहब अजमेर। और जब इस बात का पता चला, इस बात का राव सातल देव को पता चला, तो राव सातल देव जब अपनों पर संकट आता है तो भाई साहब अपने खतरनाक रूप में आ जाते हैं। और मिथुन चक्रवर्ती की स्टाइल में ये आया। कौन आया? राव सातल देव आया और 140 कुंवारी लड़कियों को इतना डरा दिया था, घुड़दे खां मल्लू खां ने इतना डरा दिया था कि लड़कियों की मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। लड़कियां इतनी डरी हुई थी, लड़कियां कुंवारी थी, इज्जत को लेकर डरी हुई थी। तो भाई साहब इस 140 कुंवारी लड़कियों को सातल देव ने रिहा करवाया और कहा कि तुम अपने अपने घर चले जाओ और अपने अपने घर चल जाओ, डरो मत। भाई साहब लड़कियां डरने लगी, लड़कियों को बहुत डर था कि इतना डरा दिया था, पूछो मत आप। लड़कियों ने कहा ये आ सकता है। तो राव सातल देव ने इतने सारे तीर चलाए घुड़दे खां के शरीर पर कि इसको छेदीराम बना दिया। तीरों पर सुला दिया, छेदीराम बना दिया, सारे शरीर पर तीर लगा दिए, इसकी हत्या कर दी। और लड़कियां खुश होकर कि ये लुटेरा मर गया। वाकई में लड़कियां बहुत घबराई हुई थी। लड़कियां खुश होकर जब ये घुड़दे खां मरा, ये मल्लू खां मरा, तो लड़कियां खुश होकर नाचने लगी। उसी समय नाचने लगी, और जब उसी समय नाचने लगी तो उसी दिन से इस नृत्य का नाम हो गया था घुड़ला नृत्य। प्यारे बच्चों, घुड़ला नृत्य घुड़दे खां की मृत्यु के नाम पर पड़ा। और सातल देव ने इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गया था। और सातल देव जब घायल हुआ था, घायल अवस्था में घायल व्यक्ति तो और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। तो राव सातल देव अजमेर की प्रजा को बचाने के लिए, मुस्लिम आक्रमणकारियों को बचाने के लिए राव सातल देव घुड़दे खां की पुत्री, मौत का बदला मौत, लड़कियों का बदला लड़कियां, घुड़दे खां की पुत्री गिंदोली को उठा लाया। और गिंदोली ने कहा, गिंदोली को उठा लाया, गिंदोली ने कहा अरे मैं तो खुद ही उठकर जाने को तैयार हूं रे। गिंदोली को उठा लाया। और जब गिंदोली को उठा लाया प्यारे बच्चों, तो गिंदोली को उठाकर इसने बहुत इज्जत दी। और ऐसा नहीं है, उसको अपने रंग महल में रखा, और गिंदोली ने उसके साथ विवाह किया। रंग महल में रखा, उसने यूं तक नहीं बोला कि मेरे पिताजी को क्यों मारा, क्योंकि पिताजी ने काम ऐसा ही किया था। और गिंदोली को उठा लाया, यार गिंदोली वही रहने लगी। गिंदोली और राव सातल देव दोनों अच्छी तरह से रहने लगे, लेकिन युद्ध में ये घायल हो गया था, इसके काफी चोटें आई थी, ये मरेगा अब। लेकिन गिंदोली ने राव सातल देव से कहा कि मैं आपसे एक चीज या एक इजाजत मांगना चाहती हूँ। राव सातल देव ने घायल तो सही बोले क्या कि मैं अपने पिता को हमेशा याद रखूं, इसलिए आप मुझे इजाजत दो कि मेरे पिता के नाम पर हम मारवाड़ में एक त्योहार मनाएं। तो मेरी बात सुनना आप ध्यान से। तो गिंदोली ने इजाजत ली और घुड़ला त्योहार का प्रारंभ किया। घुड़ला त्योहार का प्रारंभ ये एग्जाम में आता है, ध्यान सुनना। घुड़ला त्योहार का प्रारंभ किया। ये त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। हर वर्ष मारवाड़ में चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है, घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? महिलाएं कुमार के घर जाती है और कुमार के घर जाके मटके अपने सर पे उठा के लाती है, और उठा के लाती उन मटकों में दीपक जलाती है, मटकों में छेद कर लेती है। मटकों के छेदों में से उजाला दिखाई देता है, क्योंकि कृष्ण अष्टमी को रातें काली होती है। जब सब महिलाएं आती है, नाचती है, तो ऐसा लगता है कि मानो चांदनी जमीन पर उतर आई है, इसमें ही ये लगता है। अच्छा, मारवाड़ में नृत्य व कलाओं को बढ़ावा देने हेतु
बढ़ावा देने हेतु बोरुंदा गांव जोधपुर में रूपायान संस्थान की स्थापना की। जो राजस्थान में कलाओं को बढ़ावा देने के लिए रूपायन संस्थान की स्थापना की कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान की स्थापना की, जहां पर यानी कि क्या किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है कला नृत्य आदि, उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो ये घुड़ला त्योहार, घुड़ला नृत्य, राव सातल देव आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी जो भी मिल रहा है आप लोगों को, आप लोग उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि मित्रों देखो समय ऐसा है, अगर सब ठीक ठाक रहे तो सब वही वापस चेहरों पे मुस्कुराहट होगी, वही खेलने के दिन होंगे, वही खाने पीने की चीज़ें होगी, सब कुछ वही होगा। अभी समय ऐसा है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बजरंग बली इन सब समस्याओं को दूर करेगा, मेरे हनुमान इन समस्याओं का समाधान करेगा। जरूर कुछ न कुछ ऐसा होगा कि फिर से तन, फिर से मन और फिर से खुशियाँ अपने हाथों में आएगी। जय श्री राम, गुड नाइट, धन्यवाद। और गिंदोली को उठा लाया, और जब गिंदोली को उठा लाया प्यारे बच्चों, तो गिंदोली को उठाकर इसने बहुत इज्जत दी। और ऐसा नहीं है, उसको अपने रंग महल में रखा, और गिंदोली ने उसके साथ विवाह किया। रंग महल में रखा, उसने यूं तक नहीं बोला कि मेरे पिताजी को क्यों मारा, क्योंकि पिताजी ने काम ऐसा ही किया था। और गिंदोली को उठा लाया, गिंदोली वही रहने लगी। गिंदोली और राव सातल देव दोनों अच्छी तरह से रहने लगे, लेकिन युद्ध में ये घायल हो गया था, इसके काफी चोटें आई थी, ये मरेगा अब। लेकिन गिंदोली ने राव सातल देव से कहा कि मैं आपसे एक चीज या एक इजाजत मांगना चाहती हूँ। राव सातल देव ने घायल तो सही बोले क्या कि मैं अपने पिता को हमेशा याद रखूं, इसलिए आप मुझे इजाजत दो कि मेरे पिता के नाम पर हम मारवाड़ में एक त्योहार मनाएं। तो मेरी बात सुनना आप ध्यान से। तो गिंदोली ने इजाजत ली और घुड़ला त्योहार का प्रारंभ किया। घुड़ला त्योहार का प्रारंभ यह एग्जाम में आता है, ध्यान सुनना। घुड़ला त्योहार का प्रारंभ किया। ये त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। हर वर्ष मारवाड़ में चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है। घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? महिलाएं कुमार के घर जाती है और कुमार के घर जाके मटके अपने सर पे उठा के लाती है, और उठा के लाती उन मटकों में दीपक जलाती है, मटकों में छेद कर लेती है। मटकों के छेदों में से उजाला दिखाई देता है, क्योंकि कृष्ण अष्टमी को रातें काली होती है। जब सब महिलाएं आती है, नाचती है, तो ऐसा लगता है कि मानो चांदनी जमीन पर उतर आई है, इसमें ही ये लगता है। अच्छा, मारवाड़ में नृत्य व कलाओं को बढ़ावा देने हेतु बोरुंदा गांव जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की। जो राजस्थान में कलाओं को बढ़ावा देने के लिए रूपायन संस्थान की स्थापना की कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान की स्थापना की, जहां पर यानी कि क्या किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है कला नृत्य आदि, उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो ये घुड़ला त्योहार, घुड़ला नृत्य, राव सातल देव आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी जो भी मिल रहा है आप लोगों को, आप लोग उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि मित्रों देखो समय ऐसा है, अगर सब ठीक ठाक रहे तो सब
वही वापस चेहरों पे मुस्कुराहट होगी, वही खेलने के दिन होंगे, वही खाने पीने की चीज़ें होगी, सब कुछ वही होगा। अभी समय ऐसा है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बजरंगबली इन सब समस्याओं को दूर करेगा, मेरे हनुमान इन समस्याओं का समाधान करेगा। जरूर कुछ न कुछ ऐसा होगा कि फिर से तन, फिर से मन और फिर से खुशियाँ अपने हाथों में आएगी। जय सिया राम, गुड नाइट, धन्यवाद।